हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, थर्ड सेमेस्टर की क्लास चल रही है। इसके पहले दो क्लास हो चुकी है। फर्स्ट पेपर में आपकी दो क्लास हो चुकी है। फर्स्ट पेपर में हम लोग फर्स्ट क्लास में हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद एक क्लास और आपकी आई थी, सेकंड क्लास, जिसमें हम लोग डाइवर्स नीड यानी विविध आवश्यकता को समझे थे। और यही सब मिला के समावेशी शिक्षा का एक तरीके से सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। तो चलिए, आज हम लोग अपने थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर जो आपका है समावेशी शिक्षा सृजन, यानी कहने का मतलब है क्रिएटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा का सृजन में हम लोग अगले टॉपिक को कवर करेंगे, या फिर इसे आप चैप्टर भी कह सकते हैं। अगले चैप्टर को हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है भैया? तो कहेंगे सर जी एजुकेशन, कहेंगे सर शिक्षा। इसके पहले भी मैं शिक्षा को पढ़ा चुका हूं, जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हैं। लेकिन आज हम लोग और बेहतर तरीके से चीजों को समझेंगे और एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे कि भैया शिक्षा के बारे में। और लास्ट में एक टॉपिक और मैं आपको उपचारात्मक शिक्षा की अवधारणा थोड़ा सा बताऊंगा। उसके बाद हम लोग समावेशी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा और एकीकृत शिक्षा को समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। आइए, बिल्कुल बेसिक से हम लोग क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। और आपकी थर्ड क्लास है और आज का जो हमारा चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है, तो वो है एजुकेशन। आइए, सबसे पहले हम लोग एजुकेशन को समझते हैं। बिल्कुल थम के हम लोग समझेंगे, तो आप पूरा अपना दिमाग, अपना मन, तन, धन बिल्कुल कांस्टेंट करके चीजों को समझिए। देखिए, ध्यान समझिए। अगर हम कहें कि भैया शिक्षा क्या होती है, तो अगर आप दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आप दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कहेंगे सर जी, जितने भी दार्शनिक हुए, जितने भी शिक्षाविद हुए, उनका जब निष्कर्ष निचोड़ के निकालेंगे तो देखते हैं कि इनके कहने का अर्थ होता है कि कोई एक बालक, कोई एक व्यक्ति या फिर कोई एक इंसान, मनुष्य भैया, तो शिक्षा का अर्थ होता है उसे एक सामाजिक प्राणी बनाना, उसे एक सभ्य प्राणी बनाना ही शिक्षा का मुख्य अर्थ होता है। जब देखो, वैसे शिक्षा का तो एक तरीके से हम कहते हैं इसका व्यापक अर्थ होता है। लेकिन अगर हम इसे दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में देखें, इसे हम बीएड पढ़ रहे हैं ना, तो अगर हम इसे थोड़ा सा दार्शनिक के अकॉर्डिंग देखें तो यही इसका अर्थ होता है एजुकेशन का, कि किसी एक बालक को हम समाज के प्रति उसे अनुकूल कर दें, उसका व्यक्तित्व का विकास ऐसा करें भैया जो समाज में वो बिल्कुल अपने आप को अच्छे से समावेशित कर पाए, अपने आप को बिल्कुल समाहित कर पाए। यही होता है एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य, अगर हम दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो। ठीक है, चलिए, इतना आपका थोड़ा सा मैं भूमिका भी बना रहा था, अभी चीजें और बताऊंगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एजुकेशन का अर्थ क्या होता है या फिर शिक्षा क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कोई एक बालक है, कोई एक पुरुष है, उसके अंतर्गत जो भी मेरे भाई शक्तियां हैं, उनको हम बाहर कैसे लाते हैं, और यह प्रभाव कहलाता है भैया शिक्षा। तो शिक्षा के माध्यम से किसी व्यक्ति का हम एक तरीके से संपूर्ण उसके व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, उसके अंदर जो भी अंतर्निहित शक्तियां हैं उनका पूर्ण रूप से विकास कर सकते हैं। और यही होता है शिक्षा का मुख्य अर्थ दार्शनिकों के अनुसार। ठीक है, चलिए, आप कहेंगे सर भूमिका बन गई, और फर्स्ट पेपर का नाम है भैया समावेशी शिक्षा का सृजन। समावेशी शिक्षा सृजन या फिर समावेशी शिक्षा का सृजन या निर्माण, यानी क्रिएटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। दिमाग में आपके होना चाहिए कि आपके थर्ड सेमेस्टर जो बच्चे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल और महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनके थर्ड सेमेस्टर में जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है समावेशी शिक्षा का सृजन। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, तो खूब थम के पढ़िए और अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करिए, ताकि एग्जाम में कॉपी अच्छे से लिखें और आगामी तैयारी करने जाएं तब भी समझ में आइए। सबसे फर्स्ट टॉपिक आपके सामने है कि शिक्षा क्या है। बिल्कुल निचोड़ लेके आया हूं आपके लिए, बिल्कुल निष्कर्ष निकाल के लेके आए हैं, ताकि आपको कुछ ही पॉइंटों में समझ में आ जाए। तो भैया, व्हाट इज एजुकेशन? तो शिक्षा एक प्रक्रिया है, एजुकेशन एक प्रोसेस है। अभी जब आगे डिटेल में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि शिक्षा एक दुमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। लेकिन अभी बात हो रही शिक्षा क्या है, तो शिक्षा एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। तो एजुकेशन को आप कह सकते हो लाइक ये आपका डेवलपमेंट है। तो शिक्षा एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है जो व्यक्ति के जन्म जब से होता है से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। अतः मनुष्य इस गतिशील प्रक्रिया के माध्यम से कुछ न कुछ जीवन भर सीखता ही रहता है। जीवन भर भैया वो सीखता ही रहता है। अगर सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। देखिए, बिल्कुल मैं ये मान के चल रहा हूं जो द परफेक्ट स्टडी के इस क्लास में बिल्कुल सिलेक्टेड वाले स्टूडेंट हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं ये वो बच्चे हैं जो द परफेक्ट स्टडी पे बिलीव करते हैं और ये समझते हैं कि सर जी बिल्कुल आप डीप में, बिल्कुल आप समावेशी शिक्षा की जड़ पे प्रहार करिए, हम उसे समझेंगे, भले लेक्चर 2 घंटे का हो जाए।
ठीक है, इसे मान के मैं पढ़ा रहा हूं भैया, बाकी आप लोग, आपका दिमाग है, अच्छे से समझिए। चलिए, तो शिक्षा क्या है? तो कह सकते हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया है, शिक्षा एक प्रोसेस है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। और यह मनुष्य के जीवन भर मेरे भाई कुछ न कुछ शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सीखता ही रहता है, अपने व्यवहार का परिमार्जन, अपने व्यवहार में थोड़ा सा चेंजेस करता ही रहता है, और यही शिक्षा का मुख्य अर्थ होता है। बताइए, अगर समझ गए इस पॉइंट को तो एक बार यस करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हाँ सर जी समझ गए शिक्षा क्या होता है। शिक्षा वही होती है जो जीवन प्रत चलती रहती है, और इसके माध्यम से बालक के, व्यक्ति के, प्रौढ़ व्यक्ति के, मैच्योर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, कुछ न कुछ अधिगम होता रहता है, कुछ न कुछ वो सीखता रहता है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, जितने बच्चे जुड़े खूब अच्छे से पढ़िए, अगले टॉपिक पे चलते। अगला थोड़ा सा मैं सेलेक्ट करके लाया हूं कि शिक्षा क्या, कुछ दार्शनिक, कुछ मनोवैज्ञानिक, कुछ शिक्षाविद इसके बारे में क्या कहते हैं, आप इसे समझ लीजिए। नोट पॉइंट कहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें सारी चीजें होंगी। आपका नोट्स भी डिजाइन किया जा रहा है, तो परेशान मत होइए, जल्दी ही मैं व्हाट्सएप पे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। ठीक है, सभी लोग आके अपना नोट्स ले लीजिएगा जो बच्चे फीस पे कर दिए। आइए बात करते हैं शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है, इसके बारे में दार्शनिकों अपना विचार क्या रखे। देखिए, इस संबंध में विभिन्न जो विद्वान हैं वो अलग अलग विचार व्यक्त किए। जैसे मैं आपसे कहूं, मान लीजिए ये आप हो, ये आप हो, और ये मैं, मान लीजिए मैं हूं। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपका नाम मान लीजिए अ से आकाश है और मेरा नाम हिमांशु है। आप दोनों हैं, ठीक है, हम दोनों हैं। तो मैं पूछूं कि भैया ये बताइए शिक्षा क्या होती है, तो कहोगे भैया शिक्षा वही होती है जो हमारे व्यक्तित्व का विकास करे, ये तो होती शिक्षा। अगर कहोगे आप पूछोगे सर जी आप बताइए शिक्षा क्या होती है, तो हम कह देंगे शिक्षा वही है जो हमें जन्मजात जो हमारी शक्तियां हैं उनका विकास करना। लेकिन दोनों का अर्थ एक ही निकल के जा रहा है कि एक बालक को एक तरीके से उसका सर्वांगीण विकास करना। लेकिन मनोवैज्ञानिकों के बीच में कुछ मतभेद रहता है, अपने आप को एक तरीके से सर्वश्रेष्ठ जानने के लिए अपने जितना उनका नॉलेज रहता है उसका निष्कर्ष निकालते हैं कि एजुकेशन क्या है, और उसी को हम लोग समझते हैं कि कौन से शिक्षाविद क्या कहते हैं एजुकेशन के बारे में। देखिए, कुछ कुछ विद्वान शिक्षा को संकुचित अर्थ में और कुछ इसको व्यापक अर्थ में व्यक्त करते हैं। कहोगे सर जी संकुचित अर्थ कुछ याद आ गया कि आप हमें पढ़ाए हैं, और व्यापक अर्थ को भी बताएं कि सर जी शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। इसके पहले हम कंटेम्पररी इंडिया एजुकेशन में पढ़ चुके हैं ये चीजें। तो संकुचित अर्थ होता है ना कि किसी एक विशेष स्थान पर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी एजुकेशन की एरिया अगर लिमिटेड है तो उसे हम कहेंगे भैया ये शिक्षा का संकुचित अर्थ है। जैसे हम कोई भी एजुकेशन शिक्षा अगर हम कॉलेज से, स्कूल से प्राप्त कर रहे हैं तो हम कहेंगे ये शिक्षा का संकुचित रूप है। एक पाठ्यक्रम के अनुसार अगर चल रहे हैं तो कहेंगे ये संकुचित अर्थ है। लेकिन व्यापक अर्थ हम समाज में बिना कोई पाठ्यक्रम के, बिना कोई कोई एक तरीके से करिकुलम के कुछ ना कुछ सीखे जा रहे हैं, तो ये भी शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मनोवैज्ञानिकों, विद्वानों, शिक्षाविदों ने अलग अलग अर्थ बताए कि शिक्षा के क्या क्या अर्थ होते हैं, क्या क्या महत्व होते हैं। जैसे अब इनके आगे मैं महान लगाता हूं क्योंकि जब इनका नाम लेते हैं ना तो एक तरीके से बॉडी में पूरी एनर्जी आ जाती। महान सुकरात, पूरे पश्चिम जो जितने भी दार्शनिक हुए भैया इनसे बड़े कोई दार्शनिक हुआ ही नहीं। एक मैं चैनल भी बनाया हूं यूट्यूब पर, इंस्पायर इंडिया, ठीक है, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। उस पे इन लोगों की जल्दी ही मैं अगर टाइम मिल गया तो बायोग्राफी कवर करूंगा कि सुकरात साहब हो गए, फ्रॉबेल साहब हो गए, महान महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी भैया ये राजनीतिज्ञ भी थे, ये दार्शनिक भी थे, ये शिक्षाविद भी थे, और ये वकील भी थे। और एक तरीके से भैया इन्हें बापू तो कहा जाता है, ये नेता तो थे ही थे। ठीक है, भले कोई पद ग्रहण नहीं किए, ये भी अपने आप में एक नेतागिरी ही है। तो महान महात्मा गांधी हो गए, महान हमारे फ्रॉबेल साहब, महान सुकरात साहब, ये शिक्षा की व्याख्या करते हैं कि शिक्षा वह होती है जो व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों को प्रकट करने में सहायता करती है। यानी एक व्यक्ति जो जन्म लेता है उसके अंतर्गत कुछ न कुछ भैया शक्तियां निहित रहती ही रहती हैं, उनको व्यक्त करने में एजुकेशन संपूर्ण रूप से अपना सहायता करता है। और वही कहते हैं आपके सुकरात और फ्रॉबेल और महात्मा गांधी साहब। ठीक है, एक तो ये विचारधारा हो गई कि जन्मजात शक्तियों को उजागर करना ही शिक्षा का स्वरूप होता है। और दूसरा विचारधारा क्या हो गई, जैसे महान नन, महान पेस्टोलॉजी, महान कांट, महान रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि भैया कि शिक्षा का अर्थ होता है व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना। ठीक है, व्यक्ति का जो भी उसके अंतर्गत मेरे भाई उसका संपूर्ण सर्वांगीण विकास करना। ये कहते हैं कि क्या, कौन कहते हैं, तो आपके कांट, आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी, और आपके पेस्टोलॉजी आपके नन साहब। ठीक है, इसी दोनों, देखिए दोनों विचारधाराओं में अंतर है। यहाँ पे सुकरात, फ्रॉबेल और महात्मा गांधी कहते हैं
कि शिक्षा वो होती जो जन्मजात शक्तियों को एक तरीके से उनको हम प्रकट करते हैं, उनको और बेहतर बनाते हैं। लेकिन यहीं पे आपके कांट, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, आपके पेस्टोलॉजी, आपके नन और जितने भी विद्वान थे वो कहते हैं कि भैया शिक्षा का अर्थ होता है व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना। ठीक है, व्यक्ति की जो जन्मजात शक्तियां वो तो अलग बात है, वो तो है ही है, लेकिन उसके बाद भी उसके कुछ मेरे भाई गुण होते हैं, उनको पूर्ण रूप से डेवलप करना ही क्या होता है, शिक्षा का मुख्य अर्थ होता है। और यही होती है आपकी एजुकेशन। बताइए अगर इन दोनों विचारधाराओं से आप सहमत हैं और एक तरीके से मेरे भाई चीजें समझ में आ रही है, एक बार यस करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एक बार यस करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। शिक्षा क्या है तो हमें पता चल गया कि व्यक्ति के अंदर दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो शिक्षा वो होती है जो व्यक्ति के अंतर्गत जो कुछ शक्तियां निहित होती हैं और व्यक्ति का एक तरीके से उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना। और शिक्षा निरंतर चलने वाली होती है और यही होता है आपका एजुकेशन। उम्मीद करते हैं अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया भैया शिक्षा को परिभाषित करो 50 वर्डों में, तो जो जो मैं बताया हूं बिल्कुल अपने लैंग्वेज में तोड़ के आप लोग लिख सकते हैं, पूरा पूरा नंबर मिलेगा। और हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं आपकी बार 80+ % पार लेके आना आपको। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे हम लोग समझते हैं शिक्षा का अर्थ। ठीक है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या होता है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या होता है, थोड़ा सा इसे समझिए। देखिए ध्यान समझिए, मैं इसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन कराऊं। शिक्षा का अर्थ बालक की अंतर्निहित शक्तियों और गुणों का विकास, गुणों को विकसित करके उसका सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया से है। यानी शिक्षा का अर्थ ही होता है कि एक बालक के अंतर्गत जो भी शक्तियां होती हैं उनको पूर्ण रूप से विकसित करके उनका सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का मुख्य अर्थ होता है। अगर सहमत है शिक्षा के अर्थ से तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए यस सर, फिर आगे बढ़ते हम लोग। चलिए उम्मीद करते बिल्कुल शिक्षा के जड़ में प्रहार कर रहे हैं और इसी सब को मिला के आपका भैया ये कौन तैयार होता है, तो कहोगे सर जी समावेशी शिक्षा। देखिए ध्यान समझना, जो बच्चे यहाँ पे इन सब समावेशी के पार्ट को पढ़ लेंगे तो बाद में जब आगे की तैयारी आप लोग करेंगे वहां पे समावेशी शिक्षा को पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से चीजों को समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए और मुझे पता है कि आपको कब क्या पढ़ाना, क्या स्किप करना है, तो उसी प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूं। और यहाँ डिटेल में इसलिए मैं जड़ पे प्रहार कर रहा हूं ताकि जब आगे की तैयारी आप करें, कुछ बच्चे इसमें से एमएड भी करेंगे, कुछ बच्चे आपका सीटेट टेट के लिए जाएंगे, सुपर टेट के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, देखिए अगर आप मेरे भाई की थोड़ा सा प्राइमरी जूनियर एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको देखते हैं कि बाल विकास तो पढ़ना ही रहता है, चाहे वो रीट हो गया, चाहे वो एस टेट हो गया, चाहे वो सुपर टेट हो गया, चाहे वो कोई भी टेट एग्जाम है, उसमें बाल विकास पढ़ना रहता है और ये सब बाल विकास के पार्ट हैं। तो इसीलिए मैं इन सबको इतना डिटेल में पढ़ाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, चलिए शिक्षा का अर्थ समझ गए कि शिक्षा का अर्थ होता है कि मेरे भाई बालक के अंतर्गत जो भी अंतर्निहित शक्तियां और गुण हैं उनको पूर्ण रूप से विकसित करना, और यही शिक्षा का मुख्य अर्थ होता है। बहुत अच्छी बात है, चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, शिक्षा की कुछ परिभाषाओं को लेते हैं हम लोग। महान महात्मा गांधी जी, महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक, महान मेरे भाई एक तरीके से व्यक्तित्व वाले पर्सन महात्मा गांधी जी शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं, इनकी परिभाषा एग्जाम में लिख दीजिएगा। बहुत ही सिलेक्टेड डेफिनेशन लेके आया हूं। शिक्षा से मेरा अभिप्राय, यानी गांधी जी ये बात बोल रहे हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा के सर्वांगीण विकास एवं उत्कृष्ट विकास से है। कहते हैं कि अगर हम किसी बालक को शिक्षा देने जा रहे हैं तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य और एक तरीके से मुख्य ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मनुष्य या बालक के शरीर, उसके मन, उसके आत्मा को एक तरीके से चौमुखी विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, और यही शिक्षा का मुख्य अर्थ होता है गांधी जी के अनुसार। फर्स्ट डिफिनेशन उम्मीद करते हैं आपके दिमाग और दिल में बैठ गई होगी। 10 बार मैं इसको रिपीट करूंगा कि डिफिनेशन आपके दिल में बैठ जानी चाहिए, क्योंकि आप किसमें हैं भैया, आप सिलेक्टेड बच्चों में से हैं कि आप लोग द परफेक्ट स्टडी से बिलीव करके इस क्लास में ज्वाइन हुए हैं। तो पूरा आपको 10 बार मैं रिपीट कराने वाला हूं कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है। तो गांधी जी कहते हैं शिक्षा से अभिप्राय है बालक के शरीर या फिर मनुष्य के शरीर के मन मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का मुख्य अर्थ होता है। समझ गए तो यस करिए, आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की डिफिनेशन तो कहते हैं मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यानी कि मनुष्य के अंतर्गत जो भी मेरे भाई तरीके से क्षमता है, जो भी शक्तियां हैं, उनको पूर्ण रूप से डेवलप करना
ही होता है एजुकेशन, और यही कहते हैं आपके स्वामी विवेकानंद जी। और उम्मीद करते हैं इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में, थोड़ा सा इसे समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये है। और लास्ट में एक डेफिनेशन जो मुझे ज्यादा प्रभावित करती है वो एडिसन साहब की है, ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा। पहले थोड़ा सा रविन्द्रनाथ टैगोर जी की डेफिनेशन समझिए। महान रविन्द्रनाथ टैगोर जी गीतांजलि के रचयिता, महान रविन्द्रनाथ टैगोर जी की डेफिनेशन क्या है भैया, तो आइए समझिए। नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है, कि सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना नहीं देती वरन हमारे जीवन और हमारे संपूर्ण सृष्टि से एक तरीके से संबंध स्थापित करती है। कोई अध्यापक आके क्लास में आपको सिर्फ बताया जा रहा कि आप ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये शिक्षा नहीं होती। तो शिक्षा होती क्या है? तो भैया आपको पढ़ाए तो अध्यापक बताए तो ठीक है कि हाँ आप इसे पढ़ लीजिए, उसके साथ साथ जो वो पढ़ा रहा है वो आपके जीवन से रिलेट होना चाहिए, आपके जीवन को संपूर्ण डेवलप कर पाए, और यही होती है शिक्षा। किसके अनुसार? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार। ये भी डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए अगले डेफिनेशन चलते हैं। महान पश्चिम के दार्शनिक सुकरात जी के डेफिनेशन समझिए। ये कहते हैं शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में निहित होते हैं। यानी भैया जो कुछ भी सिद्धांत है, जो कुछ भी थ्योरी है संसार की, बालकों में उनको समझाइए, बालकों के मस्तिष्क में उनमें निहित करिए, और बालक से वो सारे सिद्धांत झलकने चाहिए। यही कहते हैं आपके सुकरात साहब। बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है, उम्मीद करते हैं आपके दिल और दिमाग में बैठ जाएगी। आइए अगली डेफिनेशन समझते हैं। महान फ्रॉबेल साहब, ठीक है, महान फ्रॉबेल साहब क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में, इनकी डेफिनेशन क्या है? तो शिक्षा एक प्रक्रिया है, एजुकेशन इज अ प्रोसेस, जिसके द्वारा बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाया जाता है। छोटे से बड़े से मनोवैज्ञानिक छोटी सी डेफिनेशन दिए, बड़ा सा अर्थ निकलता है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है, शिक्षा एक प्रोसेस है, जिसके द्वारा बालक के अंतर्गत जो भी शक्तियां होती हैं, जो भी अंतर्निहित शक्तियां होती, जो भी उसकी क्षमता, उसकी पावर होती है, उसे हम शिक्षा के द्वारा बाहर लाया जा सकता है। ये कहते हैं आपके महान फ्रॉबेल साहब। समझ गए तो यस करिए। आइए जो मुझे सबसे ज्यादा डेफिनेशन प्रभावित करती है, और आप भी बताना कि आपको सबसे ज्यादा डेफिनेशन किसकी प्रभावित करती है, कि महात्मा गांधी जी की, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, या फिर स्वामी विवेकानंद की, या फिर सुकरात की, या फ्रॉबेल की। मुझे जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है डेफिनेशन, वैसे मुझे सभी डेफिनेशन प्रभावित करती है, सबसे ज्यादा वो एडिशन की डेफिनेशन है। ये क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में, कि जब शिक्षा मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करती है, तब तब वह उसके प्रत्येक अदृश्य गुण पूर्णता को बाहर लाकर प्रकट कर देती है। बिल्कुल अच्छी डेफिनेशन है। यदि आप किसी बालक को पढ़ाए जा रहे हो, उसका कोई अर्थ नहीं है जब तक आपके पढ़ाए गए ज्ञान को वो अपने समाज, अपने जीवन के साथ वो जोड़ न ले, अपने जीवन में इंप्लीमेंट न कर ले, तब तक शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। यही निकलता है भैया एडिशन के अनुसार शिक्षा का अर्थ। ये कहते हैं शिक्षा को हम तभी मानेंगे, किसी बालक को आप शिक्षा दे रहे हैं, जब वो उसके मस्तिष्क को प्रभावित करेगी, उसके व्यवहार में चेंजेज आएगा, तब हम मानेंगे कि भैया आप शिक्षा द्वारा बच्चे को, जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत जो अदृश्य गुण हैं, यानी जो जन्मजात गुण हैं, उनको पूर्ण रूप से बाहर ला दिए, तो हम मानेंगे भैया कि आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हो। और यही एडिशन के अनुसार शिक्षा का अर्थ होता है। जितनी भी डेफिनेशन बताएं उम्मीद करते समझ गए होंगे। अगले टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं, उसके पहले बताइए कि ये डेफिनेशन एक एक डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं। अपना 100% दे रहे हैं। और एक बात अभी बता दें कि देखो कुछ बच्चे कहते भी हैं कि सर आप पेड कोर्स क्यों लाए। देखिए मेरे भाई, जितने भी यहाँ पे भाई बहन जुड़े हैं, अपने दिल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा सेलेक्टेड स्टूडेंट है, चीजों को समझेंगे। वैसे द परफेक्ट स्टडी पे सभी स्टूडेंट का मैं सम्मान और प्यार करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा बात को समझिए। कहते हैं कि अगर कोई भी चीज मैं आपको अभी मैं कह दूं कि भैया आपको शाम तक ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके देना है, आप नहीं देंगे। लेकिन जो बच्चे मेरे पेड ग्रुप में हैं, जो बच्चे सीटेट के पेड ग्रुप में हैं, उनको मैं नोट्स देता हूं, उनको मैं एक तरीके से पर्सनली हैंडल करता हूं। तो उनसे क्या होता है, अगर कोई भी कार्य करने के लिए दीजिए तो वो तुरंत करके देते हैं। और एक अध्यापक हमेशा यही चाहेगा कि अगर वो अपना 100% बच्चों को दे रहा है, तो बच्चे उसके 100% का संपूर्ण उपयोग करें। अब मैं क्लास दिए जा रहा हूं, मेरे क्लास में मान लीजिए 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें से क्या होंगे, अगर टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 30 बच्चे दे रहे हैं, तो एक अध्यापक का मनोबल घट जाता है
कि भैया हम कैसे पढ़ा रहे हैं कि सिर्फ 30 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन यही 30 बच्चे अगर फीस पे किए हैं तो 30 के 30 बच्चे ही टेस्ट देंगे। तो इसीलिए भैया क्या कहते हैं ना कि शिक्षा में अगर थोड़ा सा ही आप थोड़ी सी फीस रख देते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है और ज्यादा बढ़ जाती है। और इसीलिए भैया मैं जो पेड की फीस है ये 299 रखा हूं, इसमें बच्चों को नोट्स भी दूंगा और क्लासेस भी दूंगा, और यही मेरा पर्पज है ताकि वो खुद एक्टिव रह पाए और मुझसे खुद सवाल करें कि सर जी ये टॉपिक आप छोड़ दिए, इसको पढ़ाइए। और यही मेरा अर्थ है पेड कोर्स लाने के लिए, इसके अन्यथा और कोई मेरा विचार नहीं है। चलिए अब उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझेंगे, शिक्षा का अर्थ समझ गए। आइए बात करते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ। तो अगर हम लोग शिक्षा के संकुचित अर्थ को एक अर्थों में मैं समझाऊं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, तो कह सकते हैं कि संकुचित अर्थ में कि भैया शिक्षा वह होती है जो किसी पूर्व निर्धारित के अनुसार चलती हो, किसी पाठ्यक्रम के अनुसार चलती हो, उसे आप कह सकते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ। कहोगे सर जी बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ, संकुचित अर्थ क्या होता है कि जिसको हम पूर्व निर्धारित ही कर लेते हैं कि बच्चों को क्या कैसे और क्यों पढ़ाना है, वही होता है आपका शिक्षा का संकुचित अर्थ। एक तरीके से लिमिटेड एरिया में शिक्षा का संकुचित मतलब होता है भैया एक तरीके से लिमिटेड, जो कुछ भी हम पढ़ाने जा रहे हैं पहले से निर्धारित है कि हमें आज डायग्राम पढ़ाना, हमें आज डायरेक्शन पढ़ाना, हमें आज कुछ और क्लॉक पढ़ाना, टॉपिक जो भी पहले से पढ़ाने बच्चों को जा रहे हैं वो आपका निर्धारित है। जैसे बीएड का सिलेबस, ये इसको कह सकते हैं संकुचित अर्थ, लेकिन इसका व्यापक अर्थ भी है। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे हम पढ़ाने आए इसका पहले से सिलेबस डिजाइन है ना, तो कह सकते हैं सर जी ये संकुचित अर्थ है। आपका कॉन्सेप्ट डेवलप कर देंगे कि तो आपकी एग्जाम में कॉपी आप खुद लिख पाएंगे। बस इस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। देखिए शिक्षा का सबसे प्रचलित रूप ही उसका संकुचित रूप है। शुरू से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि भैया आपको पढ़ना है तो आप स्कूल में जाइए, आपको पढ़ना आप विद्यालय में जाइए, आपको पढ़ना आप ट्यूशन करिए। तो ये होता है संकुचित अर्थ। जैसे जनसाधारण यानी आम लोगों के बीच यह धारणा बनी हुई रहती है कि शिक्षा जो होती है वो विद्यालय में जाने पर ही प्रदान की जाएगी, जिसमें सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है वही शिक्षा है, और वही शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है। जो कुछ पहले से निर्धारित है वो होता है शिक्षा का संकुचित अर्थ। ठीक है, इसमें पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होते हैं, निश्चित शिक्षण विधियां होती हैं, पाठ्य पुस्तकों की निश्चितता, उसके बाद बहुलता होती है, और इसमें जो हाईलाइट किए हैं इसमें शिक्षकों का प्रमुख स्थान होता है। जैसे एक अध्यापक ही कोई विषय वस्तु को आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन बाद में ही ये चल के बदल चुका है कि शिक्षक का प्रमुख स्थान अब नहीं रह गया, अब जो स्टूडेंट कहते हैं वही अध्यापक पढ़ाते हैं, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है अब। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ में अध्यापक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और ये पूर्व निर्धारित होते हैं, इसके पाठ्यक्रम जो होते हैं पहले से डिजाइन होते हैं, और यही होता है शिक्षा का संकुचित अर्थ। समझ गए हैं तो बताइए यस करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलिए, बिल्कुल भैया देखिए ऊपर से फैन वैन बंद करके आपको पढ़ाया जा रहा है, और पूरा पूरा बॉडी पसीने से भीगी हुई है, क्योंकि ताकि पीछे से आवाज ना जाए। तो आप इसका फुल लाभ उठाइए, जो मेहनत है उसका फुल लाभ उठाइए, बस यही प्रयास है। ठीक है चलिए, आइए शिक्षा का संकुचित अर्थ अगर बताया जाए, 50 वर्ड में पूछा जाए शिक्षा का संकुचित अर्थ से आप क्या समझते हैं, तो कह सकते हैं कि भैया शिक्षा का ये जो संकुचित अर्थ है बहुत ही प्रचलित अर्थ है, और इसकी धारणा ये कहती, इसके कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि जो शिक्षा विद्यालय में प्रदान की जाए, जिसका पाठ्यक्रम पहले से निर्धारित हो, जिसमें निश्चित शिक्षण विधियां हों, वो होती हैं आपकी शिक्षा का संकुचित अर्थ। उम्मीद करते समझ गए होंगे, आगे बढ़ते बहुत अच्छी बात है। चलिए आइए, और इसमें शिक्षकों का यानी अध्यापक का प्रमुख स्थान होता है। अब थोड़ा सा नोट पॉइंट करके लिखे हैं, इसे समझ लीजिए, आपका सब के सब कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। यह शिक्षा जीवन के कुछ ही वर्षों तक चलती है। कहोगे सर जी आप तो बहुत अच्छी बात बता दिया कि संकुचित अर्थ जो होता है, अब समझ में आ गया कि यह क्यों आप कह रहे हैं कि ये विद्यालयों में दी जाती है, और विद्यालयों में आप 25 साल के होंगे तो विद्यालय में जाके नहीं ना पढ़ेंगे। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ कहता है कि भैया यह कुछ ही वर्षों तक चलेगी, और अतः इसे पुस्तकीय ज्ञान या फिर विद्यालयी शिक्षा की संज्ञा भी दी जाती है। यानी शिक्षा के संकुचित अर्थ को हम कह सकते हैं कि यह पुस्तकीय ज्ञान है, इसे विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है उसे आप कह सकते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का भैया संकुचित अर्थ अगर समझ गए तो यस करिए, आगे बढ़ते हैं। अगला थोड़ा सा व्यापक अर्थ को हम लोग समझते हैं। शिक्षा का व्यापक अर्थ, इसे हम एक शब्दों में कह सकते हैं कि कोई भी पाठ्यक्रम पहले से निर्धारित ना हो, इसमें कोई एक अध्यापक ना हो, इसमें कोई एक विद्यालय ना हो, कोई एक भवन ना हो, हम जहां से भी कुछ सीख पा रहे हैं वही होती हमारी शिक्षा। और कुछ मनोवैज्ञानिक, कुछ दार्शनिक, कुछ शिक्षाविद इसके समर्थन में बहुत ज्यादा समर्थन किए कि भैया शिक्षा का अर्थ ही होता है कि शिक्षा व्यापक होती है।
कि जो हम कुछ कहीं से भी सीखते रहते हैं, कुछ भी हम एक तरीके से हम सीखते रहते हैं, हमें अधिगम प्राप्त होता रहता है और यही होता है शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा की व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य क्या है? जो हम सीखते या फिर अर्जित करते हैं कहीं से भी, यानी हम कह सकते हैं कि सर ये समाज से, ये हम समाज से, यानी समाज से, अपने पास पड़ोस से, अपने मम्मी पापा से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से, अपने परिवार से, अपने अध्यापक से, यानी कि भैया जो कुछ भी ज्ञान हम कहीं से भी प्राप्त कर रहे हैं वो शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है। उम्मीद करते समझ गए होंगे। नोट पॉइंट को समझ लीजिए, थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है, आप सब सहमत होंगे। अर्थात शिक्षा जीवन प्रत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसी शिक्षा, अब यहां से पॉइंट समझना, ऐसी शिक्षा, देखो ध्यान समझना, ऐसी शिक्षा किसी विशेष व्यक्ति, समय, स्थान अथवा देश तक सीमित नहीं रहती, अपितु जिसके भी संपर्क में आने पर बालक जो कुछ भी सीखता है वह भैया व्यापक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। यानी इसका कुछ भी, चाहे पाठ्यक्रम हो गया, चाहे सिलेबस हो गया, चाहे करिकुलम हो गया, कुछ भी सीमित नहीं रहता। आप अचानक जो कुछ भी सीख लेते हैं वो व्यापक अर्थ में आता है, यानी इसमें कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं होता और यही शिक्षा का व्यापक होता है। थोड़ा सा नोट पॉइंट में अगले में लिख लीजिए, अभी इसको समझाएंगे, ये बड़ी प्यारी डेफिनेशन है। देखिए नोट पॉइंट समझ लीजिए। बालक जिन व्यक्तियों व वस्तुओं के संपर्क में आता है वही उनके शिक्षक होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप मान लीजिए कोई पर्सन ए है, कोई पर्सन बी है। अगर बी पर्सन आपको कुछ सिखा रहा तो बी आपके लिए भी एक अध्यापक है। और यही शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है कि कोई एक निश्चित अध्यापक नहीं होते, आप जिससे जो कुछ भी सीखते हैं वो आपके लिए अध्यापक होते हैं, वो आपके अध्यापक गण होते हैं, आपके टीचर होते हैं। अच्छा, उसके जीवन भर के संपूर्ण अनुभव उसे सिखाते हैं, वह भी शिक्षा है। यानी एक अध्यापक उसके अंतर्गत होता है, उसके अंदर होता है। बालक के अंदर, व्यक्ति के अंदर एक अध्यापक होता है जो उसे हमेशा सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे आप देखते होंगे कभी भी किसी सिचुएशन में आप फंस गए तो आपका माइंड दो तरीके से बात सोचता है, मैं वहां जाऊं, मैं वहां ना जाऊं। फिर आपका दिमाग कहता है अच्छा आप जाओ, फिर ये कहता है मत जाओ। यानी आपके अंदर भी एक जो आत्मा होती है उसे आप अध्यापक कह सकते हैं, वो भी आपको गाइड करती है। तो वो व्यापक अर्थों में आ जाता है। खुद से भी सीखना शिक्षा का अर्थ होता है। अब जो अगला पॉइंट है भैया इसे समझ लीजिए, आपका सब के सब कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे कि क्या कहते हैं शिक्षा के व्यापक अर्थ में। कि कुछ शिक्षा शास्त्री यह मानते हैं कि जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। यानी आप जीवन जी रहे हैं वह भी एक प्रकार का एजुकेशन ही है। आप शैशवावस्था से लेके आप वृद्धावस्था तक जा रहे हैं तो बीच की जो जितने भी प्रोसेस हैं वो भी एक प्रकार के शिक्षा ही हैं। और जो आप शिक्षा सीख रहे हैं, जो आप एजुकेशन, जो आप अधिगम कर रहे हैं वो भी अपने आप में एक जीवन, एक शिक्षा है। तो जीवन जो आपका है वह भी शिक्षा है और जो आपका शिक्षा है वही जीवन है। उम्मीद करते मेरी बात समझ गए होंगे, इस डिफिनेशन को समझ गए होंगे कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है और जीवन के बिना शिक्षा अधूरी है। ठीक है, जैसे और इसे समझने के लिए कह सकते हैं कि दुल्हन, दुल्हा के बिना दुल्हन अधूरी, दुल्हन के बिना दुल्हा अधूरा। शादी विवाह दो लोगों में ही तो होता है। तो इसी प्रकार जीवन अगर आपको चाहिए तो भैया शिक्षा भी जरूरी है और शिक्षा आपको चाहिए तो जीवन भी जरूरी है। तो दोनों जरूरी है। उम्मीद करते दोनों पॉइंट को समझ गए होंगे। शिक्षा के व्यापक अर्थ को, जिसको भैया हम कहीं से कुछ सीख रहे हैं वो आप व्यापक अर्थ होता है। इसे आप अनौपचारिक भी कह सकते हैं और आपको पता है कि संकुचित अर्थ को आप कह सकते हैं औपचारिक। ठीक है, फॉर्मल। चलो उम्मीद करते इतना समझ गए होंगे। आइए इतने डेप्थ में चल रहे हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट डेवलप कर देंगे। अब बात आती है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की प्रक्रिया कौन कौन सी होती है, यानी शिक्षा ग्रहण करने की, या फिर शिक्षा का नेचर इसे कह सकते हैं, या फिर शिक्षा के प्रोसेस कह सकते हैं कि कौन कौन से होते, कितने चरणों में शिक्षा कंप्लीट होती है, इसे आप कह सकते हैं। तो इसे हम लोग 3 से 4 चीजों में पढ़ेंगे। अभी जॉन डूवी वगैरह आएंगे, जॉन एडम साहब, उनको बिल्कुल जानेंगे। सबसे पहले शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में विद्वानों और अनेक समाज शास्त्रियों का मत है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है। जो कुछ हम समाज से सीखते हैं वह भी तो एक शिक्षा है ना। तो कहेंगे हाँ सर वह भी एक शिक्षा है, जो कुछ हम समाज से सीखते हैं। क्यों शिक्षा है? क्योंकि देखो ध्यान समझना, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया होती है, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से चर्चा, एक दूसरे से तर्क वितर्क करते हैं, तो वह एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे के विचार,
एक दूसरे के आचरण, एक दूसरे के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। जैसे जो बच्चे हमारे साथ फर्स्ट सेमेस्टर से जुड़े हैं, अगर कहीं ना कहीं वो द परफेक्ट स्टडी हमसे प्रभावित हुए तभी तो जुड़े हैं। कल को वो भी कहीं अगर पढ़ाने लगे, भगवान करे सब के सब कहीं ना कहीं एडजस्ट होकर पढ़ाएं, तो वो क्या करेंगे, जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर कल को मैं आपसे मिल रहा हूं, मेरा जो स्वभाव है बिल्कुल विनम्र स्वभाव है, मैं हमेशा नॉर्मल ही रहने का प्रयास करता हूं, स्वाब बिल्कुल भी नहीं करता, जो मैं हूं वो हूं। अब इसके पीछे रीजन दो हो सकता है, एक तो थोड़ा सा दर्शन वर्शन पढ़ने के लिए, दर्शन का जब निष्कर्ष निकालेंगे ना तो आपको ये चीज निकल के आएगी। थोड़ा सा मैं शिक्षा का वास्तविक रूप बता दूं, अभी थोड़ा सा जुड़ गए हैं तो बताइए देता हूं। देखिए मेरी बात ध्यान समझना, मैं आप किसी को एक तरीके से मिसगाइड नहीं कर रहा, पर सच्चाई बता रहा हूं जीवन का। आप दुनिया में किसी को उठा के लिख लीजिए, आपके जवाहरलाल नेहरू, कहोगे क्या एग्जांपल दे रहे हैं, आपके जवाहरलाल नेहरू, आपके महात्मा गांधी, आपके महान फ्रायड, वियना के फ्रायड, ठीक है, मनोविश्लेषणवाद के फ्रायड, अभी उनकी बायोग्राफी कवर करूंगा, चाहे उनको ले लीजिए, चाहे आप जीन पियाजो को ले लीजिए, चाहे सुकरात प्लेटो के ले लीजिए, चाहे अरस्तु को ले लीजिए। भैया कोई जीवन पर जिंदगी भर रहा है पृथ्वी पर, कहोगे सर जी नहीं रहा है, तो दर्शन यही बात बोलता है कि जब तक धरती पे हो अपने कर्मों का अपने कर्म करते रहिए, और भैया दुनिया में किसी से कोई उम्मीद रखो ही मत। ठीक है, महान महान दार्शनिकों को ये भैया समाज के लोग फांसी पे चढ़ा दिए, ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिए, तो इस समाज से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। और यही आपका दर्शन कहता है, अपने कर्म करते रहिए। सुकरात फ्रॉबेल वगैरह अपने कर्म करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए, आज उनको उनका गुणगान पूरी दुनिया गाती है, लेकिन वो दुनिया से उम्मीद करने के लिए नहीं कहते। ठीक है, तो यही जीवन का अर्थ है, मर सबको जाना है, मृत्यु सबको आनी है, जन्म लिए हो तो जो दुनिया में जो कुछ भी लिविंग है उसको मर जाना है भैया, चाहे कोई ना कोई एज के बाद। हाँ, बात हो सकती किसी की एज 70, किसी की 80, किसी की 90। तो जीवन का अर्थ यही होता है कि जब तक हम जी रहे हैं अपने कर्मों को सही दिशा में करते रहें, चाहे थोड़ा भी हम अपने कर्म करें पर जीवन को कर्म करते रहें, आगे बढ़ते रहें, यही कहता आपका दर्शन। तो इस प्रकार से मैं ये चीजें बताता हूं, कभी भी जिंदगी में आप कितने भी आगे बढ़ जाइएगा, भगवान करे बहुत आगे आप लोग जाएं और उसमें थोड़ा बहुत सहयोग हमारा भी रहे, तो आप उसमें क्या करेंगे, अपने जीवन को हमेशा सरल बना के रखिएगा, कभी भी दिखावटे के जिंदगी में मत आइएगा। उसका सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा कि जब आपके सामने कोई समस्या आएगी आप बिल्कुल बिखर जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझेंगे। हमेशा अपने कैरेक्टर अपने व्यक्तित्व को सिंपल बना के रखिएगा, देख लीजिएगा जीवन में हमेशा मेरे भाई आप सभी की जितनी भी भाई बहन है दोस्त यार सब के सब सफल हो जाएंगे, और हमेशा अपने जीवन को एक तरीके से सरल बना के रखिएगा, यही आपका दर्शन भी कहता है और यही आपके हिमांशु सर भी कहते हैं अपने छोटे से ये अनुभव में। ठीक है, कहोगे सर जी कहाँ चले गए, भैया कहीं नहीं चले गए, बस आपको थोड़ा सा ना कहते हैं ना कि आपको मानसिक प्रेशर से रिलीज करवाना है, ये भी हमारा फर्ज है। तो यही होता है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया, हम समाज से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। देखिए कैसे एक सामाजिक प्रक्रिया है, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो उसके व्यक्तित्व आपको प्रभावित करेंगे, आपके व्यक्तित्व उसको प्रभावित करेंगे, तो अधिगम अधिगम की प्राप्ति हो रही कि नहीं, आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं कि नहीं, तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। ठीक है, उम्मीद करते इसको समझेंगे कि आप किसी भी दो व्यक्तियों से बात कर रहे हैं तो उससे बिना उससे प्रभावित हुए बिना आप नहीं रह सकते। तो ये भी होता है शिक्षा का एक मेरे भाई प्रक्रिया, और जिसे कहते हैं शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया, जो हम समाज से जो कुछ भी सीखते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं मेरी बात को समझोगे। मनुष्य अपने जन्म के साथ कुछ शक्तियां लेकर पैदा होता है, प्रकृति और सामाजिक वातावरण इन शक्तियों का विकास होता है, और इन्हीं के कारण मानव के व्यवहार में परिवर्तन आता है। जो कुछ भी बालक जन्म लेता है, कोई भी दुनिया का बालक, उसके अंतर्गत कुछ न कुछ शक्तियां होती हैं जन्मजात, कुछ न कुछ शक्तियां जन्मजात होती हैं, उनको पूर्ण रूप से बाहर करना ही शिक्षा का अर्थ होता है। और ये किससे होता है, तो भैया ये आपकी सामाजिक प्रक्रिया के दौरान होता है। तो शिक्षा अगर पूछा जाए कि ऑप्शन में अगर कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिले तो उसमें रहे शिक्षा एक प्रक्रिया है, ऑप्शन अगर है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया, तो बिल्कुल आप टिक करेंगे। और ऑथेंटिक रूप में कॉम्प्रिहेंसिव लिखने के लिए बोल दें कि आप एजुकेशन एक सामाजिक प्रक्रिया, इसको थोड़ा सा डिफाइन करिए, तो कह सकते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें हम अपने समाज से भी कुछ न कुछ सीखते हैं। दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो उनकी भाषा,
उनके विचार, उनके आचरण भी हम सीखते हैं और हमारे आचरण वो सीखते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया हो गई। कहोगे सर जी आपकी बात बिल्कुल सही है, आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए यह कहना उचित होगा कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि समाज के व्यक्ति हमें प्रभावित करते हैं, हम उन्हें प्रभावित करते हैं, हमारे अच्छे गुण उन्हें प्रभावित करते हैं, उनके अच्छे गुण हमें प्रभावित करते हैं। चलिए आइए, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। कहोगे सर जी इसे समझा दीजिए, इसको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे, जो बच्चे पहले से जुड़े होंगे पता होगा। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, इसको सर कहोगे डिफाइन करिए। देखिए आप ये बताइए, आप कहोगे सर जी पहले आप देखते थे कि वैदिक युग में आप शिक्षा का मुख्य अर्थ होता था, यानी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होता था व्यक्ति को एक धार्मिक व्यक्ति बनाना, ताकि वो अनुष्ठान कर सके, कहीं यज्ञ कर सके, अपने जीवन अपने आप को खोज सके। फिर उसके बाद आपके आए थोड़ा सा गौतम बुद्ध वगैरह, ये लोग क्या बोले भैया कि शिक्षा तो ठीक है, व्यक्ति को धार्मिक अनुष्ठान सिखाओ, लेकिन व्यक्ति को शिक्षा के अंदर थोड़ा बहुत तर्क वितर्क भी करवाओ। तो उसके बाद शिक्षा का जो स्वरूप है वो समाज की प्रक्रियाओं के अनुसार बदलता रहता है। कहोगे सर जी बात सही है, क्योंकि जो समाज की रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से शिक्षा का स्वरूप बदलता जाता है। पहले हम लोग एजुकेशन को किसी गुरुकुल में प्राप्त करते थे, किसी मठ में प्राप्त करते थे, लेकिन उसके बाद विद्यालय आया, उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आए। तो इसी प्रकार शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, एजुकेशन एज ए डायनेमिक प्रोसेस। आइए इसे समझते हैं। यह संसार निरंतर गतिशील है, मनुष्य के स्वभाव में भी गतिशीलता का गुण विद्यमान है। आप देखते होंगे कोई भी व्यक्ति एक जैसा हमेशा नहीं रह पाता, लेकिन अगर प्रयास करो तो रह सकते हैं। उसके जो गुण हैं, उसके जो व्यक्तित्व हैं, उसमें चेंजेज आता है। शैशवावस्था में जो आपका विचार था वो आपके प्रौढ़ावस्था में विचार रहेगा? कहोगे सर जी नहीं रहेगा। तो भैया मनुष्य के स्वभाव में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, उसके बाद अतः शिक्षा का स्थिर होना स्वाभाविक है, शिक्षा का अस्थिर होना स्वाभाविक है। यानी शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, समाज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, समाज की एक तरीके से मांग के हिसाब से शिक्षा का स्वरूप बदलता रहता है। होगे सर जी बात बिल्कुल सही है। अब आगे थोड़ा समझिए, समाज में निरंतर परिवर्तन के कारण शिक्षा के प्रारूप में भी परिवर्तन आता रहता है। कहोगे सर जी बात बिल्कुल सही है, समाज में अगर परिवर्तन आ रहा तो शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन आएगा, उसके ड्राफ्ट उसके प्रारूप में भी परिवर्तन आएगा। बिल्कुल बात सही है। चलिए, अतः शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां आदि में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है और होना भी चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं आपकी नई शिक्षा नीति आती रहती है। ठीक है, अभी 2020 की शिक्षा नीति को भी मैं डिस्कस करने वाला हूं जल्दी ही। तो नई शिक्षा नीति आती, इसका अर्थ यह है कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, इसके पाठ्यक्रम, इसकी शिक्षण विधियां चेंज होती रहनी चाहिए और होती भी हैं। इसीलिए आप कह सकते हैं कि एजुकेशन एक प्रोसेस है और एजुकेशन एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। कहोगे सर जी बात सही है, दोनों विधि को समझ गए। चलिए आइए, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। सिंपल से बात कह सकते हैं, एक अध्यापक, इसमें एक अध्यापक और एक आपके छात्र या छात्रा, दो लोगों के मिला के शिक्षा का रूप तैयार होता है। और ये बात कौन से बोलते हैं कि महान जॉन एडम साहब शिक्षा के द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में कहते हैं कि इसमें दो लोगों का प्रभुत्व होता है, एक अध्यापक और एक छात्र। कहोगे सर जी कोड भाषा याद हो गया, द्विमुखी प्रक्रिया, द्विमुखी यानी जिसका दो मुख हो, शिक्षा का दो मुख, एक मुख में अध्यापक, एक मुख में स्टूडेंट, और यही होता है शिक्षा का द्विमुखी प्रक्रिया। चलिए आइए समझिए, शिक्षा शास्त्रियों का यह विचार है कि शिक्षा की प्रक्रिया एक पक्ष को प्रभावित करता और दूसरा पक्ष प्रभावित होता है। यानी प्रभावित करता को कह सकते हैं अध्यापक और प्रभावित को कह सकते हैं जो प्रभावित होता है। तो अब मैं प्रभावित करता हूं आपको, मैं आपको एक तरीके से प्रभावित कर रहा हूं और आप प्रभावित हो रहे हैं, तो आप हो गए भैया स्टूडेंट और मैं हो गया अध्यापक। देखिए, अतः शिक्षा द्विपक्षीय प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षा के दो पक्ष होते हैं। प्रथम जो प्रभावित करता है यानी अध्यापक, और जो प्रभावित होता है यानी जो स्टूडेंट होते हैं, जो शिक्षार्थी को आप विद्यार्थी हमेशा कहा करिए, ठीक है, विद्यार्थी कहा करिए। तो जो विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, शिक्षा भैया द्विमुखी प्रक्रिया का अर्थ होता है कि इसके दो मुख होते हैं। फर्स्ट मुख में अध्यापक, सेकंड मुख में कौन होते हैं? आपके स्टूडेंट, आपके शिक्षार्थी, आपके विद्यार्थी। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन एडम्स ने इस संबंध में कहा
कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। और जैसे ये बात बोले द्विमुखी प्रक्रिया है, इसके बाद तुरंत आ गए जॉन डीवी, कहते भाग आप गलत बात बोल रहे हैं, द्विमुखी प्रक्रिया नहीं होती, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया होती है, अभी उनको भी पढ़ेंगे। उसके बाद ये कहते हैं शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया होती है, जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके, जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। यही कहते हैं आपके जॉन एडम, यानी जॉन एडम कहने का इनका निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षा के दो ध्रुव होते हैं, दो मुख होते हैं, एक शिक्षक और एक विद्यार्थी। ये कहते हैं कि भैया जो आपकी शिक्षा है, शिक्षा को आप कह सकते हैं जॉन एडम्स के साहब शिक्षा दो, एक तो कौन सा भैया, आपके शिक्षक और एक आपके छात्र, एक आपके छात्र या फिर एक होती है आपकी छात्रा। तो इनको मिला के आपका शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होती है। और ये कौन कहते हैं, आपके जॉन एडम्स। कभी कभी पूछ देता है शिक्षा का द्विमुखी प्रक्रिया का एक तरीके से किसने दिया था, तो जॉन एडम्स, महान शिक्षा शास्त्री जॉन एडम। ठीक है, शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया, सभी लोग रिपीट करो, जॉन एडम। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कहोगे सर जी द्विमुखी प्रक्रिया समझ में आ गया। शिक्षा का द्विमुखी प्रक्रिया कहता है कि शिक्षा के दो ध्रुव होते हैं, एक कौन सा, एक होता है आपके अध्यापक और एक होते हैं आपके शिक्षक। यानी कह सकते हैं घर बनता है ना, तो घर के नीचे पिलर, अब तो पिलर पे घर बनने लगा ना, तो एजुकेशन अगर मान लीजिए घर है, उसके दो पिलर हैं, एक आपके विद्यार्थी और एक कौन है, एक आपके शिक्षार्थी। कहोगे सर जी समझ में आ गया। आगे चलिए अगले पॉइंट को समझाइए। आइए एक बार अगर चीजें समझ में आ रही, यस करिए, मैं थोड़ा सा पानी पीते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, एक बार यस करिए आप सभी। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अपना सारा अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बिल्कुल थम के पढ़ रहे हैं हम लोग चीजें, ठीक है, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। आइए, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। सबसे पहले समझ लीजिए, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। कौन सी है, त्रिमुखी प्रक्रिया। त्रिमुखी यानी जिसका तीन मुख। फर्स्ट मुख में आपके कौन आएंगे, टीचर। उसके बाद थर्ड मुख में कौन आएंगे, स्टूडेंट। कहेंगे कहे बीच वाला छोड़ दिए, बीच वाले में आ जाएगा आपका करिकुलम, आपकी पाठ्य वस्तु। इन तीनों को मिला के भैया त्रिमुखी प्रक्रिया का निर्माण होता शिक्षा के। और इसको दिया कितने था, तो जॉन डीवी। किसके सिद्धांत का खंडन करते हुए, तो जॉन एडम्स। अब कहोगे सर जी समझ में आ गया। शिक्षा का त्रिमुखी प्रक्रिया का अर्थ होता है कि जिसमें तीन लोग होते हैं, यानी कहते हैं ना कि जैसे दशमुख, यानी रावण के 10 मुख, 10 सिर, उसी प्रकार त्रिमुख यानी जिसके तीन मुख। तो शिक्षा के तीन मुख की बात करें तो एक अध्यापक, एक आपके करिकुलम यानी पाठ्यक्रम, और एक आपके विद्यार्थी यानी एक आपके शिक्षार्थी, एक आपके छात्र, एक आपकी छात्राएं। तो अब समझ में आ गया। आगे बढ़िए, देखिए आपके शिक्षा के त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में जॉन डीवी ने जॉन एडम्स, यहां जॉन एडम भी होना चाहिए तब अच्छे समझेंगे, क्या दोनों लोग सेम है। जॉन डीवी ने जॉन एडम्स द्वारा प्रतिपादित, यानी देखिए जॉन एडम्स ने द्विमुखी प्रक्रिया का प्रतिपादन किया, जॉन की द्विमुखी प्रक्रिया का खंडन किया और यह विचार दिया कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया में शिक्षक बालक को महत्व प्रदान किया गया है, जबकि इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम भी महत्वपूर्ण है। जो जॉन एडम साहब ने अपना एक तरीके से मेरे भाई सिद्धांत दिए, अपने विचार दिए, उसमें शिक्षा में सिर्फ दो लोगों को इंपॉर्टेंट माने, एक आपका बालक और एक आपके अध्यापक। लेकिन जॉन डीवी कहते हैं बालक अध्यापक तो ठीक है, लेकिन उनके बीच संबंध स्थापित कौन करता है, तो आपका करिकुलम, आपका पाठ्यक्रम। तो ये मानते हैं कि शिक्षा के तीन ध्रुव होते हैं, शिक्षार्थी, विद्यार्थी, अध्यापक, उसके बाद बालक और पाठ्यक्रम। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आगे चीजें तेज करते हैं वरना बहुत समय लग जाएगा। डीवी का विचार है कि शिक्षा प्रक्रिया में अध्यापक और छात्र के बीच अंतःक्रिया कोई न कोई आधार आवश्यक है। आपको और मेरे बीच का आधार बनना भी तो जरूरी है। उसका आधार है बीएड, उसका आधार है करिकुलम। वरना कौन जानता था कि हिमांशु कौन है, कौन जानता था कि यहाँ पे स्टूडेंट कौन है, हम दोनों के बीच संबंध स्थापित कौन किया। तो कहेंगे सर जी शुरू में तो बीएड किया है, आप बीएड के बारे में जाने ना। हाँ, कुछ लोग अलग बात है कि स्कॉलरशिप का फॉर्म चेक करते करते द परफेक्ट स्टडी से जुड़ गए, लेकिन सबसे पहले मेन आधार बीएड ही तो है। यही हम दोनों के बीच रिलेशन बिल्ड कर पाया ना। तो करिकुलम जो होता है वो अध्यापक और छात्र के बीच
संबंध स्थापित करता है, एक तरीके से दोनों के बीच एक तरीके से रिलेशन बिल्ड करता है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है शिक्षा की प्रक्रिया में। यानी उन्होंने बताया कि शिक्षा के 3 आधारभूत स्तंभ होते हैं। अगर कौनो मकान बन रहा है उसके 3 स्तंभ हैं, एक तो आपके भैया शिक्षक और एक आपके विद्यार्थी, बीच का जो होता है वो आपका पाठ्यक्रम होता है। कहोगे सर जी समझ में आ गया, आगे बढ़िए। शिक्षा का बहुमुखी, बहुमुखी क्या आप कह सकते हैं सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षा को आप बहुमुखी को सामाजिक प्रक्रिया कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं समझिए। आधुनिक समय में शिक्षा का स्वरूप काफी बदल चुका है, हम सब सहमत हैं। पहले हम लोग ज्यादा तर्क वितर्क वैज्ञानिक चीजों में बिलीव नहीं करते थे। हम लोग सिर्फ अपने आप को खोजने में, अपनी आत्मा को खोजने में ज्यादा बिलीव करते थे, अध्यात्म में ज्यादा लीन थे। लेकिन अब हम लोग किसी भी विषय वस्तु को लेकर तर्क वितर्क करने लगते हैं और तर्क वितर्क के कारण ही मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। ये चीजें अलग हो जाएंगी, पहले यहां समझिए। शिक्षा का बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में क्यों जाना जाता है, इसे मल्टीपोलर प्रोसेस क्यों कहते हैं कि भैया इसलिए अब शिक्षा केवल विद्यालय और पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रह गया है, सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापों की भी शैक्षिक महत्व है। यानी अब आपका जो शिक्षा होता है वो विद्यालय में आपके पाठ्यक्रम के द्वारा ही नहीं दी जाती, बल्कि समाज द्वारा भी आपको कुछ न कुछ सिखाया जाता है। यानी शिक्षा जो होता है इसको हम कह सकते हैं बहुमुखी। पहले द्विमुखी, फिर त्रिमुखी, फिर बहुमुखी। शिक्षा के कई मुख होते हैं, इसमें कई लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तब जाके एक स्टूडेंट सब स्टूडेंट निकल के आगे आ पाता है। ओके सर जी समझ गए, ठीक है। चलिए, विद्यालय के अतिरिक्त अन्य औपचारिक निरौपचारिक साधनों को भी शिक्षा का साधन माना जाता है। शिक्षा को बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में मान्यता प्रदान की जा रही है, ठीक है। शिक्षा को माना जाता है कि जो भैया हम अपने औपचारिक, यानी जो अपने आप कह सकते हैं कि विद्यालय सीख रहे हैं, इसके अतिरिक्त अनौपचारिक होता है जो आप किसी समाज से सीख रहे हैं। निरौपचारिक जो औपचारिक और अनौपचारिक के बीच होता है, इसे मैं पढ़ाया हुआ हूं, तो इन दोनों के बीच को निरौपचारिक कहते हैं। तो दोनों को मिला के, तीनों चारों को मिला के यानी आपका शिक्षा का निर्माण होता है, एजुकेशन के प्रारूप का तैयार होता है, डिजाइन तैयार होती है, और यही होता है शिक्षा का बहुमुखी प्रक्रिया। अब उम्मीद करते हैं इसको भी समझ गए, अभी रिवीजन भी करा देंगे, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक्चुअल मीनिंग आप एजुकेशन समझ लीजिए। अब कहेंगे सर जी बात तो सही है, ये आपका अभी ऊपर भी मैं समझा देता वास्तविक अर्थ को, लेकिन अब समझेंगे। अभी आप कहेंगे सर जी आप ये बताए हैं कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया होती है, ठीक है। फिर उसके बाद बताया कि त्रिमुखी प्रक्रिया होती है, फिर उसके बताया कि बहुमुखी प्रक्रिया होती है, ठीक है। फिर बताए बहुमुखी। अब आप कह रहे हैं कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है, क्या आप बताना क्या चाह रहे हैं। तो जो आपका दर्शन है, जो आपका मनोविज्ञान है, वो कहता है कि भैया शिक्षा का वास्तविक अर्थ होता है एक बालक को सभ्य और संपन्न नागरिक बनाना। यही होता है शिक्षा का मुख्य अर्थ। अभी ऊपर मैं यही बातें बता रहा था कि शिक्षा का मुख्य अर्थ ही होता है यही कि एक विद्यार्थी, एक बालक, एक मनुष्य, एक प्राणी को, भैया एक इंसान को प्राणी कहना यहाँ उचित नहीं होगा, उसको सभ्य नागरिक बनाना, समाज के सही नियमों का पालन करना ही शिक्षा का वास्तविक अर्थ होता है। और इसीलिए हम लोग एजुकेशन देते भी हैं। और जो शिक्षा होती है, अभी हम आपको बताए थे शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ। जो शिक्षा का वास्तविक अर्थ कहता है, एक्चुअल मीनिंग निकल के आती है, सबको निष्कर्ष निकालते हैं तो कहते हैं कि इसमें आपका शिक्षा का संकुचित अर्थ यानी शिक्षा विद्यालय से भी, शिक्षा का व्यापक अर्थ यानी शिक्षा समाज से भी, सबको मिला के जो भैया निष्कर्ष निकालते हैं वही होता है शिक्षा का वास्तविक अर्थ। यानी शिक्षा में भैया आपके व्यापक और संकुचित दोनों का समन्वय होना इंपॉर्टेंट है, तब जाके एक बालक का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। यही आपका कहता है कौन, शिक्षा का वास्तविक अर्थ। और फिर शिक्षा संपन्न नागरिक बनाना भी शिक्षा का एक तरीके से वास्तविक अर्थ होता है, ठीक है। आइए अब थोड़ा समझिए। देखिए, यदि एक बालक को योग्य और संपन्न नागरिक बनाना चाहते हैं तो व्यापक और संकुचित शिक्षा के समन्वय की आवश्यकता है। बालक को तो विषय वस्तु सिखाइए, बालक को तो ज्ञान विज्ञान पढ़ाइए, बालक को आप ज्ञान विज्ञान की बातें बताइए, लेकिन साथ में साथ उसे व्यवहारिक बातें भी बताइए। समाज में किसके साथ कौन सा व्यवहार करना है वो भी बताइए। जैसे एक बालक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, बिल्कुल भैया वो एक तरीके से प्रचंड है पढ़ने लिखने में, लेकिन ये बताइए उसे सामाजिकता के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है,
किसी का पैर टूट गया है और वो उसको मान लो कॉमेडी वीडियो देख रहा है, खूब जोर जोर से हंस रहा है बगल में, तो ये बताइए शिक्षा का अर्थ हुआ? कहेंगे सर जी नहीं। अगर किसी का पैर टूट गया तो बालक का दायित्व तो बनता है कि अगर उसको रोना नहीं आ रहा तो कम से कम चुप तो रहे, अगर उसको हंसी भी आ रही तो वो दूर चला जाए कहीं। ये होता है भैया शिक्षा का अर्थ, कि आपको ज्ञान तो दिया जाए, आपको पुस्तकीय ज्ञान तो दिया जाए, यानी संकुचित अर्थ तो आपको बताया जाए, उसके साथ साथ व्यापक अर्थ यानी समाज के नियमों के बारे में आप जानते रहें, तब हम आपको कहेंगे कि आप एक शिक्षित प्राणी हैं। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए, अगर मान लीजिए आप हो, ये आप हो, अब देख लीजिए बहुत वास्तविक कर समझा दिया, ये एक आप हो, ये मान लीजिए हम हैं या फिर कोई आपका टीचर है, तो क्या होगा? आप जैसे अपने मित्रों के साथ मिलते हैं, मिलते हैं उनको गले लगाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, कहते हैं और भाई क्या हाल तेरा? वो कहेगा भैया तू बता अपना क्या हाल। तो क्या कभी आप हमसे मिलेंगे, अपने अध्यापक से मिलेंगे, उसी लहजे में बात करेंगे और अध्यापक साहब बताओ आपका क्या हाल है, ऐसे बात करेंगे? नहीं। तो आपको ये अध्यापक से कैसे बात करना, ये कौन बताया? आपके समाज, आपका व्यापक अर्थ बताया। तो शिक्षा में दोनों इंपॉर्टेंट है, व्यापक और संकुचित दोनों। कहोगे सर जी समझ गए, आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए, दोनों के समन्वित रूप शिक्षा एक प्रक्रिया हो जाती है जो बालक के व्यक्तिगत योग्यताओं, उसके बाद क्षमताओं, रुचियों को ध्यान में रखकर उसका मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास करते हैं। शिक्षा का यही वास्तविक अर्थ होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना, और वैसा विकास जो उसके राष्ट्र के लिए नहीं बिल्कुल विश्व संपूर्ण के लिए उपयोगी हो। अब भले ही अब कॉलेज स्कूल में ऐसी शिक्षा न दी जा रही हो, सब लोग अपना सिर्फ कोटा पूर्ति कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे भी अध्यापक हैं जो बेटर कंटेंट देने का प्रयोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ होता है, निष्कर्ष निकालते हैं तो निष्कर्ष ये निकलेगा कि एक बालक को संपन्न बनाना, ताकि उसको उसका नैतिक, उसका मानसिक, उसका संवेगात्मक, उसका व्यक्तित्व, उसके क्षमताओं सबका विकास हम करना चाहें, उसके सांस्कृतिक, उसका कल्चर, उसका आध्यात्मिक सब तरीके का उसका विकास करें, तभी जाके हम कह सकते हैं कि भैया यही होता है शिक्षा का व्यापक अर्थ, यही होता है शिक्षा का वास्तविक अर्थ। कहेंगे सर जी बिल्कुल शिक्षा को आप तोड़ दिए, अब समझ में आ गया। ठीक है, इतना अगर समझ गए तो एक बार यस करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक समाप्त होने वाली है। ठीक है, चलिए, अब टॉपिक समाप्त होने वाली है। चलिए, अब थोड़ा सा आप शिक्षा के वास्तविक अर्थ को कुछ डेफिनेशन ले समझिए। टी रेमंड साहब के अनुसार समझिए, शिक्षा संकुचित और व्यापक अर्थ को ये समन्वय कर दिए, यानी दोनों को मिला के एक डेफिनेशन तैयार किए। और वो क्या कहते हैं रेमंड साहब, इनकी डेफिनेशन को समझिए, और यही शिक्षा का व्यापक अर्थ भी होता है। इनकी डेफिनेशन को समझिए, शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है। अगर आपसे कोई पूछे कि शिक्षा प्रक्रिया कोई एक प्रोसेस है कि नहीं है, तो तुरंत ऑप्शन टिक करेंगे, एजुकेशन एक प्रक्रिया है, एजुकेशन एक प्रोसेस है, जिसमें अध्यापक, आपके विद्यार्थी, आपके अध्यापक, आपके विद्यार्थी, आपके पाठ्यक्रम तीनों अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अपना समाज भी आपका रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कि एजुकेशन इज ए प्रोसेस है। ठीक है, चलिए, शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। अर्थात शिक्षा विकास का वह क्रम है जो मानव अपने आप को आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुरूप बना लेता है। समाज में जैसा माहौल चल रहा है, आप उसी तरीके का व्यवहार करने लगे, तब आप एक शिक्षित प्राणी कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए सब किसी दिन सभी लोग होली का त्योहार मना रहे हैं, ठीक है, कोई किसी के दिन मान लीजिए कोई बकरीद का त्योहार मना रहा है, कोई क्रिसमस डे मना रहा है, कोई अन्य त्योहार सब लोग मना रहे हैं, अपना अपना त्योहार मना रहे हैं। अब मान लीजिए होली का त्योहार मना रहा है, कोई उसी दिन क्या करा भैया कि वो दीपावली मनाने लगा, तो ये कहेंगे उसे आप शिक्षित प्राणी है? नहीं प्राणी है। तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ होता है समाज में जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसा वातावरण आपको चाहिए, उसी के अनुरूप अपने आप को बना ले। तो ये तभी कर पाएंगे जब आप शिक्षा का व्यापक अर्थ और शिक्षा का संकुचित अर्थ दोनों जानते हो। अगर आपसे पूछ दिया कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है, व्यापक अर्थ क्या होता है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। शिक्षा का द्विमुखी प्रक्रिया, शिक्षा का त्रिमुखी प्रक्रिया, शिक्षा की एक तरीके से बहुमुखी प्रक्रिया क्या होती है, सबको समझ गए होंगे। अभी मैं जब आपका क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करवाऊंगा तो ये सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे, इनको आपको लिख के मुझे कॉपी सेंड भी करनी होगी। जल्दी क्वेश्चन पेपर मैं तैयार करके आपके सामने लाऊंगा। ठीक है, चलिए, अभी इन सब चीजों को समझ गए, बिल्कुल अध्यात्म से आपको रिलेट कर पा रहा हूं। चलिए, अब थोड़ा सा एक टॉपिक आ गई है, ये टॉपिक छोटी सी थी, इस पे अलग से चैप्टर क्या ही बनाना, तो इसी में हम कवर कर लेते हैं। उसके बाद अगली टॉपिक आएगी विशिष्ट शिक्षा, फिर एकीकृत शिक्षा,
फिर समावेशी शिक्षा, और उसके बाद तीनों को मिला के तीनों का एक तरीके से हम लोग अंतर को समझेंगे और आपका शिक्षा वाला टॉपिक बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी टॉपिक में थोड़ा सा समझ लीजिए उपचारात्मक शिक्षा क्या होती है। ठीक है, चलिए अब समझिए उपचारात्मक शिक्षा की अवधारणा को। अगर इसे हम समझाना चाहें तो कह सकते हैं उपचारात्मक, यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं ना कि कोई एक स्टूडेंट है, उसकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, उसकी समस्याओं को आप हल कर रहे हैं, तो आप कहेंगे भैया आप उपचारात्मक शिक्षा का प्रयोग कर रहे हैं। यही होता है उपचारात्मक शिक्षा। रेमेडियल एजुकेशन यही होता है कि किसी भी स्टूडेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अब आइए थोड़ा सा समझते हैं आधुनिक शिक्षा शास्त्र में। देखो ध्यान समझना, प्रयुक्त उपचारात्मक शब्द, ये जो उपचारात्मक शिक्षा में उपचारात्मक शब्द है, ये औषधि शास्त्र से लिया गया है। और उपचार का मतलब ही होता है किसी रोगी, किसी प्राणी को एक तरीके से स्वस्थ करना। तो उसी प्रकार एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही उपचारात्मक शिक्षा होती है। और ये आपके बीएड थर्ड सेमेस्टर में क्वेश्चन आता भी है कि उपचारात्मक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान समझिए, जैसे चिकित्सक रोगियों के विविध उपचार के लिए उनके स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक अपने विद्यार्थी की अध्ययन के संबंधी दोषों को दूर कर कर उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर करता है। तो जैसे उपचारात्मक शिक्षा में बालक की जो भी प्रॉब्लम रहती है, जो भी समस्याएं रहती हैं, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं और उन्हें सीखने की तरफ एक तरीके से हम लोग अग्रसर करते हैं। उन्हें हम लोग सीखने की तरफ प्रेरित भी करते हैं। और यही आपका रेमेडियल एजुकेशन उपचारात्मक शिक्षा की अवधारणा होती है। आइए ध्यान समझना, उपचारात्मक शिक्षा विद्यार्थियों यानी विद्यार्थियों के शैक्षिक कौशलों में दक्षता हासिल करने के लिए सहायता करती है। कौशलों में दक्षता मतलब अगर मान लीजिए आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट एक बार गलत हुआ, उपचारात्मक शिक्षा को आप फॉलो कर रहे हैं, तो बच्चे को बताएंगे कि बच्चे आप गलती कहाँ कर रहे हो, तो बच्चे उसको और उसमें सुधार करते करते वो किसी कौशल में एक तरीके से मेरे भाई उसमें महारत हासिल कर लेंगे, उसमें दक्ष हो जाएंगे। और ये होता है उपचारात्मक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कि स्टूडेंट के स्किल को डेवलप करना। आइए, अगर अब उपचारात्मक शिक्षा नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा अभी हम यहाँ पे देखिए ये स्माइल वाला बना दिए हैं, थोड़ा सा इसलिए बताएं क्योंकि हम अभी आपको बताने वाले हैं। ध्यान समझना मेरी बात को, थोड़ा सा 1 मिनट मेरी समय देना, ठीक है, बस 1 मिनट। ठीक है, चलिए हाँ, अब देखिए यहाँ पे नोट पॉइंट करके हम आपको लिखे हैं विशिष्ट शिक्षा। अब इसकी तुलना करते हुए आप ये समझ सकते हैं, ध्यान समझना, अब इसको समझ सकते हैं उपचारात्मक शिक्षा क्या होती है। थोड़ा सा बैटरी चार्ज नहीं थी, ठीक है, तो उसको चार्ज में लगाए। तो ध्यान समझना, अब देखिए विशिष्ट शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दी जाती है, लेकिन उपचारात्मक शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता के साथ साथ सामान्य यानी सभी छात्रों के लिए होती है। देखिए प्रॉब्लम जो होती है वो सामान्य स्टूडेंट और आपके विशिष्ट स्टूडेंट दोनों को तो आ सकती है सीखने में, तो दोनों के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो उपचारात्मक शिक्षा होती है। लेकिन जब विशिष्ट शिक्षा की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ विशिष्ट बालकों को दी जाती है। और आप कहेंगे सर जी विशिष्ट बालक 2 होते हैं, एक प्रतिभावान और एक मंद बुद्धि। और इसको जब हम बताएंगे तो और अच्छे से बताएंगे। विशिष्ट शिक्षा जब आपको पढ़ाने वाले हैं जल्दी ही, और इसके अगली क्लास में तो विशिष्ट शिक्षा ही रहेगी, उसको समझेंगे। आप बताइए उपचारात्मक शिक्षा समझ गए कि नहीं? आज क्लास में बातचीत थोड़ा ज्यादा हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, जो एजुकेशन को बिना बातचीत के समझ ही नहीं सकते। इतना एग्जाम्पल इसलिए देते ताकि चीजों समझिए आप। उपचारात्मक शिक्षा वो होती है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम को दूर किया जाता है, उनकी समस्याओं को हम लोग सॉल्व करते हैं, उनके प्रॉब्लम को निष्कर्ष निकालते हैं, दूर करते हैं। आइए उपचारात्मक शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है इसे समझिए। थोड़ा सा छोटी सी टॉपिक है, छात्र अपने स्तर के अनुरूप सीखें, अपने स्तर के अनुरूप सीखें, यही उपचारात्मक शिक्षा का लक्ष्य होता है। उनको जो भी प्रॉब्लम आए सीखने में आप सॉल्व कर दो, लेकिन उन्हें आप एक तरीके से फोर्स मत करिए कि आपको ये सीखना है, ये सीखना है। वो अपने स्तर के अनुरूप सीखते हैं, तो उन्हें हम उपचारात्मक शिक्षा कहते हैं। छात्र अपनी गति के अनुसार सीखे, यह भी उपचारात्मक शिक्षा का लक्ष्य होता है। सीखने के मार्ग में आने वाली कठिनाई को दूर करती है। आपके रेमेडियल एजुकेशन, आपके उपचारात्मक शिक्षा, ये इसके लक्ष्य होते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझ गए होंगे। उपचारात्मक शिक्षा के लक्ष्य कह लिए, उद्देश्य कह लीजिए,
बात एक ही है, पर दोनों को अलग अलग ले लिया गया है। उपचारात्मक शिक्षा के उद्देश्य पूछ दिया, अगर आपके एग्जाम में पूछ भी दिया कि उपचारात्मक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट शिक्षार्थियों यानी विद्यार्थियों को ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करने हेतु, जो भी बालक को मेरे भाई आप सीख रहे हैं, जो भी वो अधिगम की प्राप्ति कर रहे हैं, उसमें जो भी त्रुटियां आ रही हैं उनको दूर करना ही उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य होता है, वही उसका लक्ष्य होता है। उसके बाद विद्यार्थी के अधिगम संबंधी दोषों को दूर करना, जो भी बालक सीख रहा है उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको एक तरीके से समाप्त कर देना, यह उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य होता है। उसके बाद विद्यार्थी के दोष प्रवृत्ति को समाप्त करके उत्तम स्वरूप प्रदान करना, उनमें जो भी त्रुटियां जो भी कमियां विद्यार्थियों में उनको हम सॉल्व करें और उनमें उत्तम शिक्षा दें, यही इसका अर्थ होता है उपचारात्मक शिक्षा का। अब उपचारात्मक शिक्षा के महत्व को समझ लीजिए। इससे छात्र की कठिनाई का निराकरण करते हैं, यानी जो भी स्टूडेंट में प्रॉब्लम आती है, जो भी एक तरीके से वो उनको किसी भी चीज को सीखने में प्रॉब्लम आ रही है, उनको हम दूर करते हैं उपचारात्मक शिक्षा की सहायता से। इसमें छात्रों को विशेष शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी अगर देखिए आप मान लीजिए क बनाना नहीं जान पा रहे हैं, तो उपचारात्मक शिक्षा में आपको फोकस किया जाएगा। मान लीजिए सभी स्टूडेंट बना लिए, आप नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको टारगेट किया जाएगा, यानी विशेष शिक्षा प्राप्त होती है उपचारात्मक शिक्षा की सहायता से। एक स्टूडेंट अगर किसी भी सीखने में उसको समस्या आ रही है, तो उसको ज्यादा फोकस किया जाता है, उसको ज्यादा सिखाने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं, प्रेरित करते हैं उसको। उसके बाद छात्रों की सभी कमजोरियों पर बल दिया जाता है। उपचारात्मक शिक्षा में सामान्य सी बातें हैं, उसकी त्रुटियों को ध्यान देंगे तो उसकी कमजोरियां सामने आएंगी, और कमजोरियों पर हम ज्यादा बल देते हैं ताकि उसकी कमजोरियां जड़ से समाप्त हो जाएं। उसके बाद छात्रों को इस प्रकार शिक्षा से समुचित अभिप्रेरणा प्रदान होती। कहने का मतलब है, अगर स्टूडेंट कोई चीज सीखने में उसको समस्या आ रही है, आप उसको सॉल्व कर दिए, तो उसे अभिप्रेरणा, उसे मोटिवेशन मिलेगा, अगली बार वो तुरंत आपसे पूछने आएगा और उसको तुरंत उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट को इसमें सीखने से मोटिवेशन भी मिलता है। उम्मीद करते हैं इन सारे पॉइंट को समझेंगे। उसके बाद अगला लास्ट पॉइंट है ये आज का, वह छात्र अपने कार्य में रुचि लेते हैं। अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें बार बार गलती कर रहे हैं, आप उन्हें बार बार बता रहे हैं, उपचारात्मक जो की अवधारणा फॉलो कर रहे हैं, उपचारात्मक शिक्षा की अवधारणा को फॉलो कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, तो स्टूडेंट कार्य को सीखने में रुचि लेंगे। अगर कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट टाइम में गलत कर दिए, आप लगे उनको डांटने कि तुमको कुछ नहीं आता, क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते, तो स्टूडेंट बिल्कुल वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, कहेंगे मैं नहीं पढ़ने का भैया, हमको कुछ भी नहीं आता। लेकिन जैसे गलती की आप कहेंगे नहीं नहीं बच्चे, गलती करना कोई बुरी बात नहीं, गलती से व्यक्ति सीखता है, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, वो दोबारा फिर आपके पास आएंगे कि सर जी ये फिर गलत हो गया, कोई बात नहीं हम फिर बता रहे हैं आपको। तो बच्चे अपने कार्य में रुचि भी लेते हैं। बस भैया इसी के साथ आपकी शिक्षा के टॉपिक समाप्त हो गई। चलिए एक बार सभी को जय हिंद जय भारत, और उम्मीद करते हैं पूरी टॉपिक को समझे होंगे। आइए एक बार मैं आपको रिवीजन कराता हूं, एक बार थोड़ा सा हम लोग स्पीड बेस में रिवीजन मराते हैं और आपको बताते हैं। ध्यान समझिए, देखिए बहुत अच्छे समझना, शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा वो होती है जो व्यक्ति के जीवन से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है, और शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, शिक्षा क्या है, तो कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं, कुछ दार्शनिक, कुछ शिक्षाविद, महान सुकरात, महान फ्रोबेल, महान महात्मा गांधी जी मानते हैं कि शिक्षा वो होती है जो व्यक्ति के जन्मजात शक्तियों का एक तरीके से उनको पूर्ण रूप से बाहर लाती है। और नॉन पेस्टोलॉजी कांट साहब, रविन्द्रनाथ टैगोर जी मानते हैं कि भैया जो शिक्षा वो होती है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करती है। चाहे व्यक्ति 50 साल का है, चाहे 30 साल का है, अगर वो शिक्षा से जुड़ रहा है तो उसका संपूर्ण विकास हो, यही शिक्षा का मुख्य अर्थ होता है। और जल्दी मैं एक चैनल बनाया हूं इंस्पायर इंडिया, उसमें इन सबके महान दार्शनिकों को समय मिल गया तो इनकी बायोग्राफी को मैं कवर करूंगा दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में, और चीजें और भी वहां पे डिस्कस करूंगा, थोड़ा समय का अभाव रहता है। उसके बाद शिक्षा का अर्थ हमको पता है, अक्सर बताए भी हैं कि शिक्षा का अर्थ वही होता है कि अंतर्निहित शक्तियां, यानी हमारे अंदर जो भी शक्तियां होती है उन गुणों को विकसित करना। इसीलिए तो आपके सुकरात वगैरह कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ ही होता है कि एक स्टूडेंट को मोटिवेट करना। आप विषय वस्तु तो पढ़ाइए, लेकिन अपने स्टूडेंट को विषय वस्तु के प्रति सोचने के लिए मजबूर कर देना ही शिक्षा का मुख्य अर्थ होता है। क्योंकि एक अध्यापक, जो आपका नया एनसीएफ है, वो कहता है एक अध्यापक जो होता है वो सिर्फ सहयोग करता होता है। क्या होता है? सहयोग करता। आपको सिर्फ वो सहयोग करेगा, और शिक्षा का यही अर्थ होता है कि अपने विद्यार्थियों को आप पढ़ाइए, उसके साथ साथ उनको प्रेरित करिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो जाए। तो इसके भैया उनके अंतर्निहित सभी शक्तियों का विकास करना भी शिक्षा का मुख्य अर्थ होता है। चलिए शिक्षा का आप परिभाषा समझ गए, बाकी एक बार टॉपिक को और कवर देगा ना, ये क्लास तो पड़ी रहेगी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं अपनी बात बता दूं, मैं क्लास को खत्म करने में समय ले लेता हूं। उसके पीछे रीजन ये होता है
कि मैं ये समझता हूं कि कहां पे कौन चीजें डिटेल में बतानी है। और आपको पता है कि कोई भी चीजें 5 मिनट 10 मिनट में शिक्षा आपका प्राप्ति नहीं हो पाती। अब मैं ये आपको नहीं कह सकता ये लो शिक्षा एक बार में समझिए, 5 मिनट में सिर्फ समझिए, कैसे पॉसिबल है? एजुकेशन को अगर मैं 5 मिनट समझाऊं कैसे पॉसिबल है? कैसे द्विमुखी प्रक्रिया को समझ पाएंगे? इसीलिए मेरी क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाती है और मैं इसीलिए कहता हूं कि जो